प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू जो कि स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी, एचएसएससी, बैंक और आरआरबी के लिए। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो सीरीज का सेट नंबर 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक क्लिप है जो कि आपको एग्जाम में जरूर काम आएंगे। अगर आप मुझसे कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स जानना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन पे जल्द ही मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कंप्यूटर का कोर्स। तो चलिएगा बढ़ते हैं आगे हम लोग, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि फाइंड आउट ऑड वन इन द फॉलोइंग। इनके अंदर से आपको जो है ना अलग ढूंढना है, इनमें से अलग कौन सा है ये बताना है आपको। तो इनमें आपको जो अलग ढूंढना है, अलग कौन सा दिख रहा है इनके अंदर अलग आपका देखो, एक ऑप्शन अबेकस है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आपका कैलकुलेटर है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर लैपटॉप है, चौथा ऑप्शन इसके अंदर डेस्कटॉप है। ये एक कैटेगरी के अलग हैं, ये भी कैलकुलेटर भी इनकी कैटेगरी में आ गया क्योंकि ये भी कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन अबेकस मशीन बिल्कुल अलग है। ये आपकी एक अलग टाइप की मशीन है जो एडिशन और कैलकुलेशन जो है यूटिलिटी सिस्टम था आपका, ठीक है। और ये बहुत ही शुरू का था, यूरोप द्वारा इसे यूज किया गया था, चाइना और रशिया ने इसे सेंचुरीज तक यूज किया गया था। ये एक बेसिकली अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम टाइप का था। तो ये इन तीनों से बहुत अलग है, ठीक है ना, अबेकस। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है यहाँ पे। Which of the following constraints help uniquely identify record in the table? तो इनके अंदर से आपका एक टेबल को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने वाला कौन सा डेटा है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्राइमरी की, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्राइमरी की जो होते हैं वो बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, और प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज और एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। इनके अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी बहुत जरूरी है, इनके अंदर नल वैल्यू जो है वो होना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के कुछ कलर के अंदर एग्जाम में आए भी थे। और एक टेबल जो होती है उसके पास में एक ही प्राइमरी की होती है, एंड इन द टेबल द प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एंड मल्टीपल कॉलम्स। मतलब यूं समझ लीजिएगा कि एक जो आपकी टेबल होती है उसके अंदर सिंगल और मल्टीपल कॉलम फील्ड्स भी हो सकते हैं। तो एक डेफिनेशन है, यूं कहिएगा एक सीधी डेफिनेशन है जो आपको याद करना होगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से यूज होते हैं, तो आपको प्राइमरी की जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन एक डेफिनेशन वाइज होगा, सीधा ही आपको याद रखना है, उसकी कोई अलग से बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। खैर ये क्वेश्चन खैर कोई बताने का थोड़ी ना, आपको बहुत आसान होगा कि इनमें से आपसे पूछा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा होगा भाई। अगर आप बात करते हो कीबोर्ड की, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर की बात करते हो तो प्रिंटर तो आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया है, ठीक है सर। अच्छा सीडी रोम, अब सीडी रोम तो आप लोग जो है बेसिकली आपको एक अलग ही डिवाइस है। यहां तो आपका ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर तो आगे, ठीक है। सीडी रोम की बात कर रहे हो तो ये डिवाइस है, ये भी एक आपका आउटपुट फंक्शन के लिए ही जनरली यूज किया जाता है, इनपुट के लिए नहीं बात हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। बात यहाँ पे कीबोर्ड की ही है, केवल यही आपका इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर पेरिफेरल। अब कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है? पहली तो बात समझनी है कि पेरिफेरल होता क्या है, ये समझना है। पेरिफेरल का मतलब है जिसे आप लोग वाया कनेक्शन, वाया पोर्ट अटैच करते हो, वो पेरिफेरल होता है। कंप्यूटर में कुछ भी अटैच करते हो, मान लेते हैं आपने यूएसबी अटैच किया, यूएसबी क्या, यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। लाइक आप पेन ड्राइव लगाते हैं, आप माउस लगाते हैं, आप कीबोर्ड लगाते हैं, आप वटेवर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो यहाँ पे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव तो बिल्कुल आपका पेरिफेरल में आता है। एलसीडी प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी पेरिफेरल में, क्योंकि बाहर से लाके केबल अटैच की है ना आपने अपने कंप्यूटर के साथ में। स्कैनर है, इसके लिए भी आप अलग से केबल लगाओगे, बिल्कुल ये भी एक पेरिफेरल है। लेकिन मदरबोर्ड क्या, मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं ये सारे के सारे पोर्ट्स, होते क्या है मदरबोर्ड में होते हैं, और मदरबोर्ड ही तो कंप्यूटर की जान होती है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लैंक्स इज ए टेम्परेरी मेमोरी दैट लॉसेस इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ऐसी कौन सी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है जो अपनी इंफॉर्मेशन को जो है लॉस कर देती है, यानी कि खत्म कर देती है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा।
सीधी सी बात है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो पावर पे डिपेंडेंट है, मतलब पावर ऑन तो डेटा उसमें रहेगा जब तक उसके अंदर पावर रहेगी, जैसे ही पावर ऑफ हुई वैसे ही जो है उस मेमोरी से डेटा भी आउट हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? ऐसी मेमोरी को प्यारे बच्चों आप लोग कहा करते हो वोलाटाइल मेमोरी, ये याद रखिएगा। और वोलाटाइल मेमोरी इसके अंदर से कौन सी है? रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? ये आपकी एक टाइप की वोलाटाइल मेमोरी होती है और इसके अंदर डेटा तब तक ही सेव रहता है जब तक लाइट रहती है, लाइट जाते ही डेटा आउट हो जाता है। रैम इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड में भी रैम मदद किया करती है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, रैम जो है आपकी मेनली एक आपकी एस रैम हुआ करती है, ठीक है, एस रैम, और दूसरी आपकी कौन सी होती है? दूसरी आपकी डी रैम हुआ करती है, ठीक है, डी रैम। एस रैम जो होती है वो बनी होती है फ्लिप फ्लॉप की, डी रैम बनी होती है आपकी किसकी? कैपेसिटर की। दैट्स वाई ये तो स्लो होती है, डी रैम, एस रैम जो होती है वो फास्ट होती है थोड़ी सी। डी रैम में नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड, हर मिली सेकेंड में इसमें रिफ्रेशमेंट होता रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट की जो है वो नीड नहीं होती है, दैट्स वाई भी ये फास्ट होती है थोड़ी। आजकल हालांकि मार्केट में डीडीआर रैम बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना, यानी कि डबल डेटा रैम जो है आपका वर्जन 5 6 ऐसे जो है लोग यूज किया कर रहे हैं आजकल इसका। रोम यहाँ पे ऑप्शन है, रोम तो एक आपका नॉन वोलेटाइल है, जब लाइट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लैश मेमोरी यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन नहीं बनता है, ये प्राइमरी मेमोरी में वैसे भी आती ही नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आप फ्लैश मेमोरी एक प्रकार से फ्लैश टाइप मेमोरी रैम को कह देते हो, फ्लैश टाइप मेमोरी, लेकिन खाली फ्लैश नहीं कहोगे आप लोग यहाँ पे। और डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक रोम का ही टाइप है, जिसमें लेजर लाइट के माध्यम से जो है डेटा को इरेज किया जाता है। ब्लूटूथ इज ए वाइडली यूज टेक्नोलॉजी फॉर, ब्लूटूथ जो है वो वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है, और वो किसके लिए यूज होती है? तो वो बेसिकली यूज होती है WPN, मेनली तो पैन पे काम करता है ब्लूटूथ। पैन बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क पे काम करता है। 10 से मीटर की ब्लूटूथ की जो है वो रेंज होती है। UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स पे काम करता है, और ये ISM बैंड पे काम करता है। और ये बैंड बेसिकली है 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेके जो है 2.48 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम किया करता है, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव है आज के टाइम में, ऐसे ऑडियो डिवाइसेस वगैरह ब्लूटूथ पे ही डिपेंड हो गए हैं। शॉर्ट रेंज वायरलेस स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी में जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस आज से 31 साल पहले लगभग 7 मई 1989 के अंदर किया गया था। आजकल ये पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गेमिंग, ऑडियो डिवाइसेस, उन सभी में काम करता है। मतलब एक तरीके से आप इन बिटवीन इसकी फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हो, 2.45 गीगाहर्ट्ज, मेनली इसी फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडर्ड तरीके से काम किया करता है, ये याद रखना। आप मुझे कमेंट में बताना कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ऑप्शन लैन है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, सिटी में कम्युनिकेशन के लिए 50 किलोमीटर, और ये बिल्डिंग लगभग 5 किलोमीटर तक की कम्युनिकेशन में बेस्ट होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग इज, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, HSSC पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चनों की ओर जा रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में? तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन पढ़ना है, नेम्ड पीस ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल को आप लोग वैल्यू कंटेनर कहा करते हैं, ए ऑप्शन ही ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, और ये कुछ टाइम के लिए वैल्यू को स्टोर रखता है। जैसे एग्जांपल से मैंने लिखा ए असाइन टू 7 लिखा, मतलब 7 जो है वो ए के अंदर चला गया, तो वेरिएबल ने क्या हुआ? एक पीस ऑफ मेमोरी हुआ ना, तो डेटा को स्टोर रखा, लेकिन परमानेंट नहीं है, बस टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर किया करता है ये। वेरिएबल हमेशा ध्यान रखना चाहिए सी लैंग्वेज में लिखते टाइम में कि उसकी लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। वेरिएबल जो है वो आपका शुड बी शॉर्ट और मीनिंगफुल, छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल के आगे कभी भी न्यूमेरिक डेटा ऐड नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि 1a इज इक्वल टू 7, ये गलत है। हाँ, A1 हो सकता था, मतलब अल्फा न्यूमेरिक होता है हमेशा, स्टार्टिंग में कभी कॉमा नहीं आएगा या कोई स्पेस नहीं दे सकते आप वेरिएबल लिखते टाइम पे। वेरिएबल के और रूल भी होते हैं कि आप लोग इनके कभी स्पेशल सिंबल नहीं, एट द रेट ए लिख दिया या हैश ए लिख दिया, ये गलत है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो एकमात्र, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग सी में यूज होता है आपका जर्नली, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा यहां से।
प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फॉरवर्डिंग ईमेल मैसेज। ये वाला क्वेश्चन ग्राम सचिव के पेपर में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मतलब ये नहीं था, इसका जो आंसर है उसका फुल फॉर्म था एक्चुअली। और ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, ठीक है ना, SMTP लिखना चाहिए था मुझे, SMTP, ये प्रोटोकॉल यूज होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी यूज होता है, रिसीव करने के लिए पीओपी यूज होता है, ध्यान देना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ईमेल को चलाने के लिए आईएमएपी प्रोटोकॉल यूज होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये याद रखना। ईमेल का आविष्कार कब हुआ था? 1971 में शिवा दुरई ने किया था। 1972 में जो है इसे सबसे पहली बार रे टमलसिन ने भेजा था। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्लैंक्स इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्डिनरी सिग्नेचर दैट प्रोवाइड्स अथेंटिकेसी, या यूं कहिएगा अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि उसकी सही पहचान देना, ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब ये कहना हमें ये चाह रहा है कि इनमें से जैसे हम लोग नॉर्मल साइन कर देते हैं, अभी आप मुझे कहो कहीं साइन करने हैं, मैंने जो है अपना साइन कर दिया, ठीक है, मैंने साइन कर दिया, पर ये बात है कि ये साइन तो आपका जो है बेसिकली हार्ड कॉपी पे हुआ है, लेकिन आप कोई फॉर्म वगैरह भर रहे हो तो आप लोग क्या करते हो? आप डिजिटल सिग्नेचर करते हो, तो वो बिल्कुल ही बराबर ही ऑथेंटिकेशन होता है उसका, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए फंक्शन ऑफ एंटीवायरस? एंटीवायरस का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन पढ़िए, डिटेक्ट द रिमूव मलिशियस कोड। ये कह रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी जो है ऐसा फंक्शन है, मलिशियस का मतलब होता है बहुत बुरा, हानिकारक, कंप्यूटर को खराब करने वाला, MAL लग जाए जिस वर्ड के आगे वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, यूं समझना। तो ऐसा काम करता है एंटीवायरस? हाँ बिल्कुल करता है। कंप्यूटर से कोई खराब करने वाला प्रोग्राम उसको निकाल देता है और पता लगा लेता है। प्रोटेक्ट ऑल एंट्री पॉइंट टू द कंप्यूटर, हाँ ये बात भी ठीक है, सारे सारे एंट्री पॉइंट, मान लेते हैं आपने पेन ड्राइव लगाई उसमें वायरस है तो पता लगा देगा एंटीवायरस। रेगुलरली अपडेट अगेंस्ट न्यू अटैक, और रेगुलरली अपडेट, आजकल बहुत सारे इंटरनेट सिक्योरिटी आती है, इंटरनेट से जो भी एंटीवायरस वगैरह आते हैं, थ्रेट्स आती है, उनको रिमूव करता है। और तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ही ऑप्शन आंसर रहना चाहिए, परफॉर्म कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता, कंप्रेशन डीकंप्रेशन का काम नहीं होता एंटीवायरस का। पहला एंटीवायरस की अगर बात करो आप लोग, तो पहला एंटीवायरस जो है ना वो 1971 में आया था, जिसका नाम क्या था, आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है क्रीपर था, याद रखिएगा। पहला एंटीवायरस जो था उसका नाम था क्रीपर। और पहला एंटीवायरस रे टॉमलिंसन ने बनाया था रिपर, रिपर, रिपर पहला एंटीवायरस था, पहला वायरस का नाम क्रीपर था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको याद रखने वाला। चलो इसी के साथ में इस लेक्चर को एंड करता हूं, हंसते मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।